हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मोन। हार्मोन जैसा कि लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पर कि हार्मोन, जंतु हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जंतु हार्मोन होता क्या है। तो हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक रसायन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है ना। यह बहुत कम ही मात्रा में शरीर के सभी क्रियाओं को संपादन करने के लिए पर्याप्त होता है। कम मात्रा में लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रण और समन्वय करने के लिए पर्याप्त होती है। यह प्रेरक का कार्य करता है। समझिएगा ये प्रेरक प्रेरक वर्ड क्या होता है। प्रेरक माने किसी काम के लिए आपको प्रेरणा देना। जैसे मैं आपको पढ़ने का प्रेरणा देता हूं और पढ़ने में सहयोग करता हूं। वही काम हार्मोन का है कि शरीर के सभी अंगों को यह प्रेरक का कार्य करता है, प्रेरणा देता है और भोजन के पाचन वगैरह और शरीर के अन्य क्रियाओं को संपादन करने के लिए यह प्रेरित करता है। ठीक है। तो हार्मोन फिर से एक बार समझ लेते हैं। हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन आप जानते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि कहां से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कई प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिसमें मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो यह बहुत कम ही मात्रा में निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकलती है और यह ब्लड के साथ में शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादन करने में मदद करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिःस्रावी ग्रंथि। तो बहिःस्रावी ग्रंथि की अपनी अलग नलिका होती है, उसका संपर्क ब्लड के साथ में नहीं होता, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि का कोई अलग से नलिका नहीं होती है और इसका संपर्क सीधे ब्लड से होता है। और हम लोग जानते हैं कि ब्लड जहां जहां गमन करती है शरीर में वहां वहां इससे निकलने वाला हार्मोन भी गमन करता है, जाता है, परिसंचरण करता है। और इतना तो पता हम लोगों को हो चुका है कि रक्त जो है नाखून को छोड़ करके और हमारे चूल को छोड़ करके हर जगह हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो ब्लड के साथ साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की कोई अलग नलिका नहीं होती, कोई अलग नली नहीं होती। यहाँ लिखा हुआ है यह रक्त के साथ ही शरीर के सभी क्रियाओं को संपादन करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं। जिसे अब हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि से उठा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो जिस पर ब्रेन धरा हुआ होता है, ब्रेन पिट्यूटरी ग्रंथि जो बहुत छोटी होती है और इसी पर जो है ब्रेन लगभग धरा हुआ था, यहाँ लटका हुआ होता है ये। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से नीचे वाला भाग को हम सभी को उठा रहे हम लोग हैं और सभी मुख्य रूप से यही सब हमारे शरीर को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके ऊपर भी होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। उस सब के बाद में हायर क्लासेज में, इंटरमीडिएट में जाइएगा तो उसके बारे में बढ़िया से पढ़िएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। एक नंबर में पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य कई प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन करती है ना। ये आदेश देने का कार्य करती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर के बाद में ही। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन लगभग हर बार आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़ेंगे। पाराथायराइड ग्रंथि। 3 नंबर में एड्रिनल ग्रंथि, जिसको फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, मारो और उड़ जाओ, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका है। अग्न्याशय ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। उन्हीं के नाम पर इनको लैंगरहैंस के द्वीपिकाएं कहते हैं। छोटी छोटी होती है ये, अग्न्याशय ग्रंथि में ही पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अग्न्याशय
अग्न्याशय बहिस्रावी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय नहीं है। लेकिन इसके इसी पर रहते जो छोटी छोटी दीपिकाएं जो होती है, छोटी छोटी जो होती है ग्रंथि, वो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। अगला है जनन ग्रंथि। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि होता कहां पर, पहले ये समझेंगे। हमारा थायराइड ग्रंथि जो श्वास नली है, श्वास नली जो ट्रेकिया, श्वास नली कहिए ट्रेकिया कहिए, ट्रेकिया के नीचे जो ट्रेकिया में ही होते हैं एक हमारा साउंड बॉक्स जिसको लैरिंग्स कहते हैं, उसके नीचे यह स्थित होते हैं यह ग्रंथि, और यह द्विपिंडक रचना होते हैं। द्विपिंडक रचना जिस तरह, जैसे ये गर्दन आपका है, ये आपका ट्रेकिया है, इसके इस तरफ से भी होते हैं और ये इस तरफ से भी होते हैं, दोनों तरफ से ये पकड़े हुए रहते हैं। और इस दोनों को जो जोड़ते हैं, उसका जोड़ने का काम क्या कौन करता है, इस दोनों को जो जोड़ते हैं इसका ये जोड़ने का कार्य करता है इस्थमस। इस्थमस नामक एक रचना होती है जो दोनों पिंड को एक दूसरे से जोड़ती है। इस्थमस नामक एक रचना होती है जो दो पिंड है, दोनों पिंड को एक दूसरे से जोड़ती है। तो यह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए जरा सब लोग, थायराइड ग्रंथि मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। हम जैसा कि समझाए हम, यह ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित रहती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड इस थमस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम बताए थे इस ग्रंथि के दोनों पिंड जो होते हैं इस थमस के द्वारा एक दूसरे से, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ बनता है और ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस इसका ज्यादा है, इसलिए इसको जरा ध्यान में रखिएगा। एक दूसरे जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन को संश्लेषण के लिए आयोडीन की मुख्य भूमिका है। आयोडीन के बगैर यह हार्मोन स्रावित नहीं हो सकता। और आयोडीन हमें बाहरी स्रोत से मिलते हैं, हमारे शरीर में आयोडीन उत्पन्न नहीं होते हैं। ये हम लोग नमक जो खाते हम लोग हैं, तो बढ़िया किस्म के नमक, उसमें आयोडीन उपस्थित रहते हैं। और यही जो है ना प्रेरित करता है थायराइड को कि थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो देखते होंगे हम लोग, एक नमक दो प्रकार के होते हैं, एक मोटा नमक होते हैं, एक बढ़िया क्वालिटी के नमक होते हैं। तो जो बढ़िया क्वालिटी के नमक होता है उसका पैकेट में लिखा हुआ होता है क्या, आयोडीन युक्त नमक। बहुत बार टीवी में प्रचार भी देता है कि जब भी खाएं तो आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। तो इसीलिए कहता है कि आयोडीन ही थायरॉक्सिन के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरॉक्सिन, अब देखिए थायरॉक्सिन का कार्य देखिए क्या क्या करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन में मदद करता है। पाचन नहीं करता है ये, लेकिन पाचन करने में ये मदद करता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। हम लोग दाल वगैरह खाते हैं, मांस मछली वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन भी मिलता है और वसा भी उसी से मिलता है। तो उससे भी पाचन के लिए थायरॉक्सिन जो है मदद करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन की कमी से सबसे पहले तो घेगा, आप लोग जानते होंगे। घेगा होता कैसे, घेगा होता है गर्दन जो है ये फूल जाता है। ये गर्दन फूलता है कैसे, गर्दन जो है आपका जो थायराइड ग्रंथि ही फूल जाता है, अपने आप को बड़ा कर लेता है। वो क्यों करता है, अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी जब हो जाएगी तो आपका जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्सर्जित करने में परेशानी उसे होगी और वो उत्सर्जित नहीं कर पाएगी। तब क्या करेगा ये थायराइड ग्रंथि कि अपने आप पर जोर देगा कि हम थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्सर्जित करें, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि आयोडीन तो होता नहीं वहां पर है। इस कारण से वो अपने आप ही फूल जाता है और फूलने के कारण वो क्या होता है, घेघा रोग होता है। इसका फिर कोई इलाज नहीं होता है, वो फिर वैसे ही रह जाता है। ठीक है, इसका ऑपरेशन भी संभव नहीं है। तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले पहले रोग के बारे में आप लोग जान गए हैं, घेघा। दूसरा रोग होता है थायराइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थायराइड किसी को अगर होता है, आस पड़ोस में आपका किसी न किसी को जरूर हुआ होगा। ये महिला को ज्यादा होते हैं जो काम कम करते हैं, हालांकि पुरुष में भी होता है लेकिन महिला में
ज्यादा होता है, क्योंकि महिला लोग काम मेहनत का काम कम करती है, और तब उसे थायराइड हो जाता है। थायराइड माने मोटापा हो जाता है, ठीक है। और अधिक काम करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी को ये सब चीज नहीं होते हैं। तो दूसरा टाइप का बीमारी आप समझ गए, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। एक बीमारी और होता है बच्चों में। बच्चों के मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर आयोडीन आपका शरीर में कम रहा है तो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्सर्जित नहीं होगा या कम होगा। कम होने से क्या होगा, बच्चों के मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कोई कोई बच्चा का आप लोग देखते होंगे कि कुछ माने बोलते रहिए कुछ समझेगा नहीं, आराम से बैठा हुआ रहेगा, उसका दिमाग प्रोग्रेस नहीं होता है, पढ़ने में बहुत कमजोर होता है। उसका कारण यही है कि उसमें उसके शरीर में आयोडीन का कमी है। तो थायराइड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह सभी भागों को हम सभी अन्य प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये आदेश देने का कार्य करती है, और सभी को वे संचालित करती है। सभी को क्या करती है, संचालित करती है, ठीक है। लेकिन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पाराथायराइड। पाराथायराइड, पाराथायराइड पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पाराथायराइड पर इस ग्रंथि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह द्विपिंडक रचना होती है। इसका दो पिंडक माने दो भाग होते हैं। इसके पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक होते हैं अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, और दूसरे होते हैं पश्चपिंडक। अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बारे में समझेंगे हम लोग। अग्रपिंडक से कितने हार्मोन निकलते हैं, ऐसे इसको मास्टर ग्रंथि नहीं करते हैं, कहते हैं क्यों इसे मास्टर ग्रंथि कहने का सबसे बड़ा कारण तो आपको समझा दिए हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो अग्रपिंडक दो प्रकार के होते हैं। हमारा दो भाग होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि का। एक होता है अगला वाला भाग, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं एक बहुत ही छोटी होती है इस तरह से। तो एक अगला भाग अलग होता है और एक पिछला भाग अलग होता है। तो अगला वाले भाग का क्या कहा जाता है, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। क्या होते हैं कि ये वृद्धि हार्मोन अगर औसत से ज्यादा अगर स्रावित हो जाए तो मनुष्य की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो कईयों का हो चुकी है और इससे ज्यादा हो भी जाती है। जैसे मान लिया एक आदमी है हमारा भारत की है खली, ग्रेट खली, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो जो है पहलवानी करता है WWF में, WWF के लिए लड़ता है वो, और इसकी लंबाई इसी कारण से इतना अधिक बढ़ गई है। और अगर यह हार्मोन कम स्रावित होता है, अगर यह हार्मोन कम स्रावित होता है तो हमें बौनापन का शिकार होना पड़ता है। बहुत जगह आप लोग देखते हो कि एक बौना आदमी आता है जिसका लंबाई बहुत ही कम होता है, तो उसका कारण यही होता है कि उसके पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित बहुत ही कम हुआ है। इस कारण से उसका औसत लंबाई नहीं बढ़ा है। अब देखिए होता क्या है कि अगर औसत से अधिक लंबा हो जाता है तो उसको वो एक बीमारी होते हैं, उस बीमारी का नाम होता है, हिंदी में कहते हैं उसको बृहत्ता, उसको हिंदी में बृहत्ता कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगैटिज्म। जाइगैटिज्म का उसे शिकार होना पड़ता है। अग्रपिंडक द्वारा एक अन्य प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित होते हैं जो मनुष्य में नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने के लिए प्रेरित करते हैं। मादा में अंडाणु बनने के लिए, उत्सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं।
एक होते हैं, देखिए TSH यहाँ लिखे हैं लेकिन इधर दिखाई पड़ेगा, देखो इधर दिख रहा है बोर्ड पूरा। हाँ, एक होते हैं TSH। तो ये TSH क्या करते हैं, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं, TSH। एक होते हैं LTH, ये दुग्ध, ये क्या करते हैं, दुग्ध निर्माण में, दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी यही होते हैं LTH। LTH के कारण ही दुग्ध का मनुष्य में या किसी मेमेलिया वर्ग के जीव में, मेमेलिया वर्ग जिसका जिसका स्तन होता है, मेमेलिया वर्ग के जीव में दुग्ध का उत्पादन यही करता है। ठीक है। एक होते हैं STH, जो अभी बताएं, वृद्धि को, मनुष्य के वृद्धि को या अन्य मेमेलिया वर्ग के जंतु के वृद्धि को नियंत्रित करता है कि हमें यहाँ 5 फीट का होना चाहिए, 5.5 फीट का होना चाहिए, 6 फीट का होना चाहिए। उसके बाद यह हार्मोन कम स्रावित होना या स्रावित होना ही बंद हो जाता है। एक अन्य प्रकार के हार्मोन हमारा अग्रपिंडक से ही स्रावित होता है, जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। तो दुग्ध का निर्माण में सहायक कौन हुआ था, LTH। लेकिन दुग्ध का निर्माण खाली करने से नहीं होगा, दुग्ध का स्राव भी होना चाहिए। दुग्ध का स्राव होने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में उत्सर्जित होते हैं महिलाओं के। तब जो है ना, जब बच्चा कमजोर होता है, शिशु जब कमजोर होता है, वो दूध को टान नहीं पाता है, तो ये अपने आप ही हल्का हल्का दूध गिरने लगता है मुंह में। तो वो ऑक्सीटॉक्सिन के कारण ही ऐसा संभव है। ऑक्सीटॉक्सिन का एक कारण, एक और कार्य है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो डिलीवरी केस में जो होते हैं वो माता के मांसपेशियों को बढ़ा देते हैं, और ये ऑक्सीटॉक्सिन के कारण ही ऐसा होता है और नॉर्मल डिलीवरी होता है। आजकल के डॉक्टर भी क्या करते हैं कि इसी को रोक देते हैं, इसी को रोक करके क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं अपना पैसा बनाने के लिए केवल। इससे बहुत ही माता को बहुत ही परेशानी होती है। तो ऑक्सीटॉक्सिन भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला है क्या, अगला